नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, MD ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, योर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। पिछले 3 बार से हम मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी में हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले 2 बारों में मैंने आपको बताया TTTS क्या होता है और TAPS क्या होता है। अब ये तीसरे प्रकार का जो डिस्टर्बेंस है उसके बारे में आज बोलेंगे। ये है सिलेक्टिव इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। ये भी सिर्फ मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी में ही होता है, जहाँ पे कि एक ही प्लेसेंटा है और दोनों बच्चे उसी प्लेसेंटा को शेयर करते हैं और उसी से उनकी ब्लड सप्लाई आती है। यहाँ पे ब्लड सप्लाई एक को कम मिल रही है, एक को ज़्यादा मिल रही है। एक को बड़ा पोर्शन प्लेसेंटा का है जो सप्लाई कर रहा है और दूसरे को छोटा पोर्शन सप्लाई कर रहा है। यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स की एबनॉर्मलिटी नहीं है। सेलेक्टिव इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन कैन बी अ पार्ट ऑफ TTTS ऑल्सो। जैसे पहले आपको बताया कि जो ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन है उसमें भी एक बच्चा छोटा और एक बच्चा बड़ा रहता है, वहाँ भी एक का ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, एक बड़ा हो जाएगा या नॉर्मल रहेगा। यहाँ पे भी ऐसा है कि एक बच्चा छोटा है और एक बच्चा बड़ा है, लेकिन यहाँ पे जो वेसल्स की एबनॉर्मलिटी इज़ नॉट सच अ मेजर इशू। यहाँ पे मेनली जो एक आपका जो सेलेक्टिव जो एक बड़ा पोर्शन प्लेसेंटा का जो है सप्लाई कर रहा है एक बच्चे को, एक छोटा पोर्शन सप्लाई कर रहा है दूसरे बच्चे को। तो जिसको कम मिल रहा है उसको नेचुरली उसकी ग्रोथ, उसको ऑक्सीजन कम मिल रहा है, उसका न्यूट्रिशन कम है और इस वजह से वो ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहा। इसके कारण क्या होते हैं? कारण यही, जैसे मैंने बताया कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि थोड़ी एबनॉर्मल जो प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो उनकी वजह से ऐसा हो। एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन हम उसको बोलते हैं कि प्लेसेंटा ठीक तरह से जो यूट्रस के अंदर चिपकता है उसमें ही कई तरह की एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जिनको हम एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन कहते हैं। उनकी वजह से भी ये सिलेक्टिव इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है। ये इसके भी कई प्रकार होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 में जो डॉपलर फाइंडिंग्स हैं वो नॉर्मल रहती हैं, जो यूट्राइन आर्टरी फ्लो है वो ठीक रहता है, उसमें इतनी एबनॉर्मलिटी नहीं है या थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी आ सकती है पर बहुत ज़्यादा नहीं। जो टाइप 2 है उसमें ये एबनॉर्मलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें एक रिवर्सल ऑफ फ्लो हो जाता है और अगर रिवर्सल ऑफ फ्लो होगा तो इसका मतलब ये है कि उसमें बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई, उसको न्यूट्रिशन सप्लाई बहुत ही कम मिल पा रही है। और एक टाइप 3 होता है जिसमें कि बहुत ही इरेगुलरिटी होती है कि अभी आज ठीक चल रहा है तो कल बिल्कुल बहुत ही एबनॉर्मल हो गया। और इस तरह से जो जिनको इतनी इरेगुलरिटी जिनमें होती है उनमें रिस्क बहुत बहुत ज़्यादा होता है उस बच्चे को जिसका कि वेट कम है। नॉर्मली ये सिचुएशन जो है वो 10 से 15% ऑफ ऑल मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसीज में आती है, क्योंकि ये बहुत कॉमनली चीज़ देखी गई है जब भी मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी कि एक बच्चा बड़ा, एक बच्चा छोटा, एक को कम न्यूट्रिशन, एक को ज़्यादा न्यूट्रिशन। जब दोनों के बीच का डिफरेंस वेट का मोर देन 25% होता है तब हम इसको सिलेक्टिव इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन बोलते हैं। अब इसका मैनेजमेंट कैसे होता है? मैनेजमेंट में यही कि क्लोज मॉनिटरिंग है सबसे। तो अगर बहुत स्थिति खराब नहीं है तो ये क्लोज मॉनिटरिंग में ही चलता है। और जब भी हम देखते हैं कि हम किसी भी तरह से इनको 33-34 वीक्स तक ले जा पाते हैं और तब तक छोटा बच्चा जो है वो ठीक से चल पा रहा है, तब हम उस स्टेज पे जाके प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर देते हैं। दूसरे प्रकार में जहाँ पे when it is a part of TTTS, मतलब जो TTTS वाले केसेस हैं उनकी वजह से अगर इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन एक बच्चे में है तो हमने जैसे पहले डिस्कस किया था उसके लिए स्पेशल प्रोसीजर होता है जहाँ पे जो लेज़र से वो बच्चों की जो दोनों फीटस के बीच में जो प्लेसेंटल वेसल्स एबनॉर्मल है उनको कोगुलेट करके बंद कर देते हैं, जिससे कि
जो एक की एबनॉर्मल सप्लाई जो है वो कम हो जाती है तो दूसरे को अपनी नॉर्मल सप्लाई मिलने लगती है। कभी कभी बहुत किसी केस में ऐसा भी होता है कि हमें बहुत जल्दी डिलीवरी करानी पड़ती है, कभी हमें एडमिट करना पड़ता है, हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है। जैसे भी ऐसा लगा कि ये ज़्यादा ठीक नहीं चल पा रहा है तो हर रोज़ उनका एवरी डे फीटल हार्ट मॉनिटरिंग होती है और बहुत जल्दी जल्दी उनका अल्ट्रासाउंड होता है और उससे हम लोग किसी भी तरह से उसको एक खींच कर एक स्टेज पे ले आते हैं जहाँ पे कि स्टीरॉइड्स देके उनकी लंग मैच्योरिटी अचीव करें और फिर बच्चे की डिलीवरी कराएं। बहुत रेयर केसेस में कभी कभी हमें एक बच्चे को सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, जैसे मैंने एक पहले भी डिस्कस किया था। हालांकि ये निर्णय बहुत मुश्किल होता है और बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी दूसरे बच्चे की जान बचाने के लिए ये निर्णय लेना पड़ता है कि एक बच्चे की ग्रोथ जो है वो जो नहीं ग्रो कर पा रहा है, पनप नहीं कर पा रहा है, उसको कम्प्लीटली रोक दिया जाए। नॉर्मली हम इसमें अर्ली डिलीवरी करा लेते हैं तो 33-34 वीक्स तक किसी भी तरह से अगर हम खींच के ले जाते हैं मेडिकेशन से, रेस्ट से, क्लोज मॉनिटरिंग से, उसके बाद फिर बच्चों को बाहर निकाल के उनको मैनेज करना काफ़ी आसान रहता है। तो इट्स ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, लेकिन क्योंकि मोनोकोरोनिक प्रेगनेंसी में अक्सर रहती है और इसको मैनेज करना उतना मुश्किल नहीं है। जब यहाँ पे एबनॉर्मल वेसल्स आ जाती हैं तब यहाँ मुश्किल आती है कि उसको लेज़र ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ ये ज़्यादातर केसेस में मैनेजेबल रहता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंसेस जो मोनोकोरियनिक प्रेगनेंसीज में हुए थे उनके बारे में आपको जान के अच्छा लगा होगा। आप ये इंफॉर्मेशन ऐसे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको कि इस तरह की प्रॉब्लम है। अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।